find the value of k. 2x plus 3y equal to 2. K plus 2 into x plus 2k plus 1 into y is equal to 2 into k minus. तो k की वैल्यू निकालो so that the given system of equations have infinitely many solutions. बच्चे कल वाला सारा काम समझ में आ गया था. मैंने एक्सप्लिसिटली कोई होमवर्क नहीं दिया आपको. अब जो भी टेस्ट होगा वो मंडे को होगा. मंडे को टेस्ट लेना ही है. ठीक है. उसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होंगी एक दो. राइट. आपके ये वाले इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन होंगे. अभी ग्राफ नहीं उसमें रखूंगी. ठीक है. लेट्स नॉट हैव ग्राफ. स्टेटमेंट्स जो मैंने क्लास में करवाई है ना सारी वो सब होंगी. आपकी बुक की एनसीईआरटी की जितनी भी मैं आपको करवा रही हूँ वो सब होंगी. तो ग्राफ भी एक दो दिन एक दो ग्राफ्स का ही काम है जो क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे. ये वाला क्वेश्चन आपके पास. फॉर द गिवन सिस्टम फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ये एमसीक्यू में भी आ जाता है और ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है. ठीक है. तो फॉर हम क्या लिखते हैं. फॉर हाँ हम पहले अपना एक नंबर सिक्योर करेंगे. बताएंगे कि हमें पता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती है. a1 by a2 is equal to c1 by c2. वेरी गुड. अब a1 a2 की रेशियो क्या होगी. 2 upon k plus 2. b1 b2 की क्या होगी. 2k plus 1. c1 c2 की क्या होगी. 2 upon 2 into k minus 1. ठीक है ना. अब ये भी c1 भी यहाँ पर है राइट हैंड साइड में और c2 भी राइट हैंड साइड में है. तो इसलिए हमने इकट्ठा लिख दिया. तो समटाइम्स टीचर्स से कि इसको माइनस करके लिख लो. वो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला उससे. वो तो सिर्फ एक कहने की बात है कि ध्यान रखना है दोनों सेम साइड पे होने चाहिए. अब यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 4k plus 2 is 3k plus 6. तो k की वैल्यू इससे क्या आ गई 4. अब वो यही यहाँ पर कर लो. 3 into k minus 1 is equal to 2k plus 1. 3k minus 3 2k plus 1. तो k की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ गई. तो एक 4 ऐसी वैल्यू है जिससे the given system will have infinitely many solutions. साथ साथ ना ये वर्ड्स याद रख लिया करो कि infinitely many solutions है तो consistent है तो डिपेंडेंट है और तो ही कोइंसिडेंट लाइंस है. क्योंकि वहां पर ना पेपर में इन चारों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर लेंगे. नाउ व्हेन इट इज कंसिस्टेंट तो आपको यूनिक भी देखना होता है. आपको इनफाइनाइटली मेनी भी देखना होता है. आपको सॉल्यूशन निकालना है. कंसिस्टेंट कहा जाए. लेकिन कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट कहा जाए तो मुझे पता है इनफाइनाइट. ठीक है ना. तो बस इसी का वर्ड प्ले होता है. इनको याद ही करना होता है बार बार. तो उसके लिए मैंने आपको टेबल बनवाया था ना. उस टेबल में सारी वो चीजों को याद कर लो. आई गिव यू इनफ रीजंस टू रिमेंबर. मैं ना हमेशा चीजों को स्टोरी की फॉर्म में याद करती हूँ. मैंने फॉर्मूलाज भी एक स्टोरी बनाकर उनके पीछे बैकग्राउंड में आई यूज्ड टू रिमेंबर दैट फॉर्मूलाज. एंड मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ बट स्टिल डेट अगर मुझे कोई रिकॉल करने को कहता है तो मैं कहीं ना कहीं से रिकॉल कर लेती. समझ में आ गया. तो दिस इज व्हाट आई वांट. जो तुम्हारे वाला है ना मैंने देखा तो नहीं बट वो ऐसे करते थे. पैरेलल लाइंस में देख होता क्या है. जब आप पैरेलल लाइंस निकालते हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. और इसमें क्या फर्क होगी दोनों में. कांस्टेंट टर्म ही फर्क होगी. यहाँ पे कांस्टेंट्स हम लोग ऑलमोस्ट सेम ले लेते हैं. हम कहते हैं कि ये आपस में रेशियो सेम होगी. कैंसिल होकर तो 1/2 ही देगा ना. ये हम a1 और b1 ही लिख लेते हैं जब हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस करते हैं. तो ये पैरेलल लाइंस देगी ना आपको. दोनों के x और y की रेशियो सेम है. ठीक है ना. अब इनमें डिस्टेंस क्या होता है. दिस इज हाउ आई यूज्ड टू रिमेंबर. क्योंकि इनकी कांस्टेंट्स टर्म्स डिफरेंट है तो वी यूज्ड टू फाइंड c1 minus c2. और इसका क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है मॉड. उसके बाद क्या करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है तो इनको स्क्वायर करके अंडर रूट ले. ठीक है. दिस विल गिव मी द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. राइट. यूनिट्स आ जाए. मुझे ओवरऑल थोड़ा बहुत ये फॉर्मूला याद है. ठीक है.
आई डेंट लुक इन टू दैट डिटेल थिंग। बाकी देख लेना बच्चा, अगर आगे पढ़ेगी तो बता देना कि मैंने सही बताया कि नहीं। पढ़ना मैथ्स इसके बाद 11th का। ठीक है, तुमने पढ़ना? नहीं, मेडिकल में तो आइएलटीएस से बायो करना अच्छे से, अच्छी डॉक्टर बनो। वी नीड वेरी गुड डॉक्टर्स, सीरियसली। अच्छे और एक ना बिजनेस माइंडेड प्रोफेशनल रहो, बिजनेस माइंडेड डॉक्टर नहीं चाहिए, तो वो बहुत जरूरी है। आई, हाँ, घूसखोरी नहीं होती है। पता क्या होता है, आई टेल यू वन वेरी सिंपल थिंग। मैं बताती हूँ, हम नए डॉक्टर के पास जाते हैं तो दे राइट यू अ सीरीज ऑफ टेस्ट, ये लिख दो वो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल आई वाज व्हेन माय चाइल्ड वाज लाइक 3 years old ना, तो उसका पेट बहुत खराब हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था बिकॉज ही इज यूजुअली गेटिंग एन अपसेट स्टमक, तो वो बच्चा बोल भी नहीं सकता उस टाइम पे कि क्या फील कर रहा है। तो उस टाइम आई वेंट टू अ डॉक्टर एंड शी एडवाइज्ड मी वीट एलर्जी भी करवा लो, ये भी करवा लो, एंड आई वाज सो शेकन अप एट दैट पर्टिकुलर। मैं बच्चे को हाथ में लेकर कांप रही थी कि वीट एलर्जी करवा रहे हैं ये वो। देन वो चीज से ना, मतलब वो समझ में आता है कि डॉक्टर्स दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स कि ये सब चीजें हो सकती हैं, राइट। अ पर्सन हु गाइड्स यू कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, वो बाद में निकला भी क्या कि सिपर उनका जो निकलते हैं, सिपर्स जो होते हैं वो थोड़े क्लीनिंग उसकी नहीं ठीक से थी, उसको ठीक किया तो सब कुछ सही हो गया। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई डोंट रिकमेंड स्ट्रॉ वाले सिपर्स एंड ऑल। मैं नहीं रिकमेंड करती, मैंने बहुत बुरी हालत देखी है उनकी। ठीक है, खुद के केस में। और अपसेट स्टमक तो मैंने फिर बच्चों का इतना देखा, तो बच्चे तुम भी ध्यान रखो, और अगर रीयूजेबल भी यूज करते हो तो अच्छे से क्लीन किया करो। अब ये वाला क्वेश्चन है आपको, दिस इज ऑल्सो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इसमें मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी दो वेरिएबल्स वाला। तो वो डॉक्टर्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं जो जेन्युइन हो, जो ऑल थिंग्स असाइड, एक बार फीस के अलावा वो बाकी सब चीजों को ना छोड़ सोच करना, दे कॉन्सेंट्रेट ऑन सॉल्विंग द डिजीज इटसेल्फ, जो उनकी इलनेस है पेशेंट की उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। और सीरियसली कह रही हूँ, अगर आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हो ना फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, आपकी रेपुटेशन इतनी अच्छी बन जाती है कि वो फीस, मतलब पैसा अपने आप आता है उसके बाद। ठीक है, सो द वी नीड डॉक्टर्स, अच्छी डॉक्टर बनना, फिर मैं भी आया करूंगी तुम्हारे पास। मैं बुढ़ी हो जाऊंगी ना फिर, आई विल नीड डॉक्टर्स। ठीक है, तो अब जैसे इसको सॉल्व करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो आई विल गेट k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 इक्वल टू 9। बस यहाँ पर ही आपको होता है कि वी नीड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू सॉल्व, तो वो तो हम डिटेल मेथड करेंगे ही, पर आपको क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आता है? साइंस में किया है ना, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, उससे बस इसको सॉल्व कर, फिर इसकी जीरोस निकालो। नाइन्थ में जो हम जीरोस निकालने का काम करते थे ना, वही यहाँ पर इक्वेशन में हम यूज करते हैं। तो इसके फैक्टराइज करो। और अच्छा ना, इसमें ध्यान देने वाली बात भी क्या होती है, चलो पहले ये फैक्टराइज करके मुझे आंसर बताओ, देन आई विल टेल यू अनदर थिंग व्हिच वी नीड टू सी। ये 9 था ना, यहाँ पे +1 आया, मैं इस 9 को यहाँ लेगी, -8 होगा। k+1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 2k+1, है ना? तो वो +1 -9 क्या बन गया? माइनस। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर्स बनाओगे, बन गए बच्चे फैक्टर्स? फैक्टर्स बन गए, ठीक है ना? तो इसमें हमारे पास फैक्टर्स आ गए, k+4 k-2। तो जीरोस जो आती है ना इसकी, वो है -4 एंड 2। ठीक है, कि k की वैल्यू -4 है, k की वैल्यू 2 है, यही करते थे जीरोस के लिए, तो आपने यही दो k की वैल्यूज निकाली। अब अगर आ जाओ सिंपली एक चीज देखो, कि अगर मैं इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक फिर से बनेगी, है ना? अब इसमें इफ आई लुक एट दिस रेशियो, ये वाली वाली, ये देखो, ये फर्स्ट वाली और ये थर्ड वाली, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्वाड्रेटिक आएगी? मतलब कल अगर मेरा ये क्वेश्चन एमसीक्यू का हुआ, मुझे जल्दी सॉल्व करना है, तो मैं फर्स्ट रेशियो और थर्ड रेशियो को इक्वेट कर दूं। समझ में आ गई बात? ये तो यहाँ पर
हम लोग एक सीरीज एक सीक्वेंस से चलते हैं कि ठीक है पहले इन दोनों को कर दिया फिर इन दोनों को कर दिया, बट अगर आप नंबर्स को देखोगे तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर और जल्दी आ जाता है, तो क्यों ना इनको ही कर दें। ठीक है, तो ये आ गया k इक्वल टू, एक सेट ने हमें दिया -4 and 2 और दूसरा कह रहा है 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई कि 2 के लिए तीनों रेशियो सेम हो जाएंगे। k की वैल्यू जब 2 होगी तो दोनों ही रेशियो सेम हो जाएंगे। अब दो क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें लिख लिया सबने ये, जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, चाहिए हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दरवाजा बंद कर दीजिए। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस 2x minus 3y equal to 7, a plus b into x minus a plus b minus 3 into y is equal to 4a plus b। अब फर्क क्या है, पहले सिर्फ एक k था, यहाँ पर अब a और b है। ठीक है, तो पहला फोकस हमारा क्या है, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रेशियो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो अभी हम ए बी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अभी पहले तो अपनी रेशियो फॉर्म करेंगे कि a1 by a2 क्या बनती है, b1 by b2 क्या बनती है और c1 by c2। तो कल कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है ना, तो आप नंबर्स में मतलब p दिख रहा था वहां पे q दिख रहा था, फोकस हमारा होगा, इक्वेशन हमारी फॉर्म में लिखी हुई है x y कांस्टेंट टर्म और फिर हम रेशियो ले रहे हैं, तो a1 क्या हो गया 2, हाँ, और b1 b2 क्या हो गया माइनस कट जाएगा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है ना, मैं ओपन तो नहीं करी बिकॉज मुझे पता है दोनों में ये कैंसिल हो जाएगा। C1 की टर्म्स कांस्टेंट टर्म्स दोनों राइट हैंड साइड पर है, तो आई टेक 7/4a प्लस b। अब इस केस में क्या होता है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमारे पास वो डायरेक्टली k नहीं आएगा, हमारे पास फर्दर दो इक्वेशंस बन जाएंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो 3 मार्क्स में आता है। इनिशियल आपके मई टेस्ट में, सितंबर टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो वो 3 मार्क्स में आएगा कि आप इसको थोड़ा सा लंबा करके सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2a प्लस 2b माइनस 6 इक्वल टू 3a प्लस 3b, ये बन गया ना पहली दो इक्वेशंस को लेकर। ठीक है बच्चे सबको, ऐसे ही सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर लो। अब आप इसमें फर्स्ट और सेकंड को भी कर सकते हो, फर्स्ट और थर्ड को भी कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। पहले तो दो इक्वेशंस दी हुई हैं, उसके बाद ए और बी में दो इक्वेशंस बन गई और उसके लिए अब आप सॉल्विंग कर रहे हैं। क्लियर हुआ सबको। ऐसा एक क्वेश्चन और करवाऊंगी और इसी दो क्वेश्चंस को 3-4 बार कर लेना सॉल्व। सेम दो क्वेश्चंस लो और इसको 3-4 बार ये लगातार इसको सॉल्व कर लेना। समझ में आ गया बच्चे सबको ये, किसी को कोई डाउट है इसमें। एक क्वेश्चन ऐसा है और करवाती हूँ। हो गया सॉल्व बच्चे सबका, कर ली कैलकुलेशन अर्शमीत, ऑनलाइन सबकी हो गई, हो गया बेटा।
-5 -1। अब आपके लिए खुद करना है। क्वेश्चन हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ही है, तो लिखा हुआ है 2x plus 3y equal to 7, a minus b into x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2। है हमारे पास वही सेम फॉर infinitely many solutions। गुड्डू इस मंडे का टेस्ट मिस नहीं करना है। अब अपने एग्जाम्पलर साथ साथ सॉल्व करना शुरू कर सकते हो आप, ठीक है। जितनी हो सकी मैं करवाऊंगी, नहीं हुआ तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस एमसीक्यूज प्लस उसकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कुछ कुछ जो है वो कर सकते हो। थोड़ी डिफिकल्ट वाली हम छोड़ देंगे अभी के लिए। अब दो इक्वेशंस मेरे पास बन गई। अगर आपके पास भी यही दो इक्वेशंस बन रही हैं, वेल एंड गुड। अगर आपने फर्स्ट और थर्ड को लिया है तो भी ठीक है, बट आपका आंसर क्या आ रहा है, इससे ए की वैल्यू क्या आ रही है, निकालो। ये ठीक आ गई दोनों की इक्वेशंस, बताओ। अर्शमित आ गई तुम्हारी ये इक्वेशंस दोनों, गुरनूर तुम्हारी, दिया, कनिष्का। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और बताओ ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। बी, तो ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू 1 आ रही है, तो ए की 5। ठीक है, मुझे तो लगा था बी की 5 कह रही हो। ए की वैल्यू 5 आ रही है, बी की वैल्यू 1, तुम्हारी -2 आ रही है। 5 भी पुट करोगे यहाँ पर, तो 5b - 2b - 3 इक्वल टू 0, 3b इक्वल टू 3 हो गया, b इक्वल टू 1 हो गया। अगर तुम इसको इक्वेशन को a - 5b इक्वल टू 0 भी कर रही हो, ये लो, a - 2b - 3 इक्वल टू 0, a - 5b - 0 इक्वल टू 0, ये हो गया। यहाँ साइन चेंज हुआ, तो यहाँ पे +3 -3 हो रहा है, ठीक है ना। फिर से b की वैल्यू 3 आ रही है। समझ में आ गया, इनफाइनाइटली वगैरह समझ में आ गया ना क्वेश्चन अब सारा। तो नेक्स्ट इट सेज, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बाकी इस वर्कशीट में कर लोगे, आंसर्स भी हैं। अगर ऐसा कुछ दिया हो 2x + 3y इक्वल टू 7,
2px plus py is equal to 28 minus qy. क्या करेंगे? पहला इसमें क्या है, जो सेकंड इक्वेशन है ना, ये क्या हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है? क्या देख सकते हैं कि x की टर्म तो एक ये है, लेकिन y की टर्म एक यहाँ है, एक राइट हैंड साइड में, ये क्या मतलब हुआ? तो हमें क्या करना है, इस वाली टर्म को उठाकर यहाँ लेकर आनी। समझ में आ गया? हाँ हाँ, इनफाइनाइटली में भी समझ। तो अगर किसी को सेकंड इक्वेशन को समझने में मुश्किल आ रही है तो मुझे बता सकते हैं, बट ये थोड़ा सा दिमाग हम अपना लगाएंगे। दिस इज समथिंग जो चेंज हो सकता है कि उसने क्यू को वाई की टर्म्स को 2-3 जगह में स्प्लिट कर दिया, एक्स को कर दिया, कॉन्स्टेंट्स को कर दिया। so that we have to see and get the equation in the standard form कि जिसमें x सारा इकट्ठा है, y सारा इकट्ठा है और कांस्टेंट सारी इकट्ठी है। और कांस्टेंट मतलब जिसमें x और y नहीं है। तो मेरे पास आ जाएगा 2/2p, 3/p plus q और आ जाएगा 7/20। हो गया बच्चे सबका? ये p की वैल्यू 4, q की वैल्यू 8 आ रही है सबकी? नहीं, ये खत्म हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, p प्लस q इज इक्वल टू 3p, ये बन रहा है। तो तुम्हारे पास आ गया q इज इक्वल टू 2 टाइम्स p। ठीक है। वैसे भी अगर इस वाली इक्वेशन को देखोगे, 1/p इज इक्वल टू 3/p प्लस q इज इक्वल टू 1/4, ये आ गया ना डायरेक्टली। यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ गई? p की वैल्यू 4 आ गई। अब तुमने जैसे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन यू गेट q इज 2p, तो q की वैल्यू क्या आ गई? या फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्योंकि ये 1/4 तो था ही, तो 4 3 जा 12, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर और यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू p प्लस q। अब p तुम ऑलरेडी 4 डिसाइड कर चुके हो, तो q क्या होगा? समझ में आ गया? चलो इसके बाद आते हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। ये सारे ना इनिशियल वाले जो इसमें दी हुई स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आपकी ना, उसमें से है ये एग्जाम एनसीईआरटी बुक की। तो जो मुझे डिफरेंट लग रही है वो करवा रही हूँ, बाकी आई थिंक आप लोग कर सकते हो, आज होमवर्क में ले लेना। ये यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, ये आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। गेटिंग 3 marks
for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each right answer and 2 marks deducted for each wrong answer, he would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, पहली चीज मैंने आपको हमेशा क्या कही है, वेरिएबल्स किस किस को, मतलब 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी है हमें कि अपना एट्रीब्यूट क्या है जिसको हम अपना वेरिएबल एक्स और वाई असाइन करें। कभी नहीं समझ में आता, देन वी गो फॉर द लास्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे उसने कहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। ये तो एक चीज पूछ रहा है, क्वेश्चंस बताओ, तो 2 चीजें पूछी नहीं है, तो हमारे लिए वो 2 चीजें क्या है, हाँ, करेक्ट आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, लेट द नंबर, पहले करेक्ट लेंगे कि रॉन्ग लेंगे, करेक्ट आंसर्स लेंगे। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स is equal to x. Let the number of wrong answers is equal to y. बस, इसके बाद हाउ मेनी मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच, वो सब इतना लिखना नहीं होता है। अब इसकी स्टेटमेंट बनानी है, 3 marks for each right answer, 1 mark for each wrong answer, -5 +5, एवरीवन सब समझ में आ रहा है? वेरी गुड, क्योंकि हर बार बच्चा है ना, मैंने देखा एक्सपीरियंस से +y लिख देते थे। मैंने कहा बड़ा अच्छा बात है कि तुमने मेहनत की है इसलिए +1 दे दो। गलत हो गया, -1 होता है ना, होता है ना। फॉर इनकरेक्ट आंसर, जो एनसीईआरटी आपकी सीबीएसई में अभी नहीं है, एमसीक्यूज आते हैं तो उस पर रॉन्ग आंसर मतलब मार्किंग नहीं है, रॉन्ग इनकरेक्ट वाली डिडक्शन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। had 4 marks been awarded for each right answer, 4x minus 2y equal to, ये क्वेश्चन करवाया इसलिए था बिकॉज एवरी टाइम मैंने इसको एंड में रिवीजन करवाई ना, तब भी उन्होंने प्लस ही लिखा। ठीक है, हाँ, और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? हाँ, तो ये आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बिकॉज आई नीड हाउ मेनी क्वेश्चंस, सो आई राइट टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो मुझे याद रहेगा, मुझे आंसर में अपना दोनों को ऐड करके लिखना है। समझ में आ गई स्टेटमेंट प्रॉब्लम ये सारी है? ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रॉब्लम करवा रही हूँ वो हमारी जैसे ज्योमेट्रिकली रिलेटेड है, फिर आता है स्पीड डिस्टेंस पे रिलेटेड। वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी समझने में मुश्किल होती है। पहले थोड़ी इजी वाली करते हैं, करवाऊं? हो गया सॉल्व सबसे? चलो कर, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 20। ये है इंक्रीज के लिए मैं यूज करती हूँ।
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हो। अब इसको ज्योमेट्रिकली हम कह देते हैं कि हमारे ज्योमेट्री से रिलेटेड स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है जिसमें वी यूज सम ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमें अपने दो वेरिएबल्स पता लग गए क्या क्या है, किस किस को वो रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो सॉल्यूशन हमारा आएगा लेट द लेंथ इज इक्वल टू एक्स और साथ में लिखेंगे यूनिट्स, हमारा आधा नंबर। लेट द ब्रेड्थ तो क्या आ जाएगा, बाय यूनिट्स। अब एरिया का फॉर्मूला लिख दो, एरिया इज इक्वल टू एक्स क्रॉस बाय विच इज एक्स बाय स्क्वायर। अब हमारी कंडीशन क्या कहती है, एक्स माइनस, अच्छा ठीक है। लेंथ को कितने से रिड्यूस किया, किसी नंबर को 5 से रिड्यूस करने का मतलब है x माइनस 5। और ब्रेड्थ को क्या किया हमने, इंक्रीज, ब्रेड्थ क्या थी y। तो इससे फर्क किसमें पड़ा, एरिया में रिड्यूस हुआ, तो एरिया हमने क्या लिया था एक्स वाई। तो एक्स वाई माइनस 9, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो इस एरिया से 9 छोटा हो। समझ में आ गया? नई लेंथ क्या बन गई x माइनस 5, नई ब्रेड्थ क्या बन गई y प्लस 3। उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक नंबर आया एरिया का, वो क्या है, पिछले वाले एरिया से 9 कम है। अब मुझे सेकंड इक्वेशन बता सकते हो क्या होगी, लेंथ को क्या कर रहे हैं हम, मैं करवा रही हूँ लीनियर इक्वेशन जिसमें आ गया एक्स वाई। समझ में आया क्या मुझे, ब्लैक पेन, ठीक है। अब आके मैं करवा रही हूँ लीनियर इक्वेशन, तो इसमें आ गया हमारे पास एक्स वाई इकट्ठा। तो क्या करना चाहिए, तो दीज आर इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। डायरेक्टली दिखने में लीनियर इक्वेशंस नहीं लगती, तो आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर सकते हो मल्टीप्लाई, क्या होगा, माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। और क्या समझ में आया, एक्स वाई गया। ठीक है, अब ऐसे दूसरा वाला, तो ये इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व होगी और इसका कोई और इजी मेथड नहीं है, सबसे इजी मेथड यही है, 6xy प्लस 67। तो ये भी xy खत्म। अब इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो, 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। ये दो फाइनल इक्वेशंस बनी, इसमें अगर कोई इश्यूज है इक्वेशन में मुझे बता सकते हो।
y की वैल्यू क्या आ रही है 9, और अगर y की वैल्यू 9 है तो वही हमारा पुटिंग y एज 9 3x माइनस 45 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप लिखोगे therefore length is equal to 17 units, breadth is equal to 9 units। डायमेंशन का है ना, डायमेंशन निकाल दिया हमने। समझ में आ गया बच्चे सबको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखो फाइनल्स में मुझे पता नहीं क्योंकि एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया है, लेकिन आपके टर्म पेपर्स में सच में बहुत जरूरी है। आपके एक्सरसाइज में जो वीकलीज होंगे उसमें ना मेरे को लगता है कि टीचर्स डाल देते हैं ये क्वेश्चन। तो इसको कहते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वाड्रेटिक में तो बहुत भी इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। पता इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डिफिकल्ट है समझने के लिए। पर एक चीज याद रखना, जो मैं आपको दो तीन चीजें पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ, वो हर एक क्वेश्चन में ना बस अपने माइंड में बिठा के रखना है कि हमें करना क्या है। पहली चीज तो फॉर्मूला, ठीक है, पता है ना डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ व्हाई दिस कॉन्सेप्ट डिस्टेंस टाइम स्पीड एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, पता क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें एक ही फॉर्मूला है। सो मोस्ट ऑफ इट गोज इन इंटरप्रिटेशन, हमारे माइंड में वर्किंग चलती है इक्वेशन फॉर्म करने की, सिर्फ हम डिस्टेंस स्पीड टाइम का यही एक फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो पहले जमाने में ना एसटीडी हुआ करती थी, एसटीडी बूथ हुआ करते थे। इफ यू हैव टू मेक एन आउट स्टेशन कॉल, दूसरे शहर में कॉल करना, आपको एसटीडी बूथ लगाते थे, तो हमें वहां से याद करवाया गया था स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका एक और वे है याद करने का, जो मैं हर बार 10th के बच्चों को भी सिखाती हूँ, जो बहुत बिगिनर लेवल है स्टार्ट करने का। हाँ बच्चे, पता क्या है ये फॉर्मूलाज हम लोग ने 5th में, मुझे याद है ये पूरी एक्सरसाइज मुझे समझ नहीं आई थी 5th में, आई रिमेम्बर ये करवाया गया। आई स्टिल हैव दोज मेमोरीज कि मुझसे ये समझ नहीं आ रहा था एंड हाउ आई कोप विद, कैसे मैंने इधर उधर टक्कर मार के किसी से पूछ पूछ कर सीखा था ये, ठीक है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली द पर्सन हु टॉट मी, इसने सिर्फ इतना कहा था कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दो चीजें फिल कर दे एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। मैंने स्पीड डाल दी, डिस्टेंस डाल दी, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दी। दिस इज व्हाट दैट पर्सन टॉट मी और वो समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है कि अगर डिस्टेंस निकालना है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा, ठीक है। और अगर टाइम निकालना है, तो इस टाइम को हमने कवर कर दिया, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। और अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आ गया ये। और अरेंज किया अल्फाबेटिकली ऑर्डर, डी फिर एस फिर टी, ट्रायंगल में पहले डी आया फिर एस और फिर टी। तो हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो होता है उसमें हमेशा हमें एक ही फॉर्मूला देखना है, ये इक्वेशन अपने सामने लिख लेना, स्पीड फिल करना, डिस्टेंस फिल करना, टाइम फिल करना, एक मिसिंग होगा तीनों में से, उसमें ही इक्वेशन बन जाएगी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 99% जो होता है वो हमारी इक्वेशन बनती है टाइम, कि हम टाइम निकालकर उसको कंपेयर करते हैं। 99%, जो 1% वाला वो अलग से अभी करवा रही हूँ। समझ में आ गया ये। तो क्वेश्चन लिखो, ये आपके एनसीईआरटी में ही था लास्ट टू लास्ट ईयर, जिसमें लिखा हुआ है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, a car starts from A and another from B, at the same time. If the cars travel in same direction, at different speeds, they meet in 5 hours.
if they travel towards each other. They meet in 1 hour. What are the speeds of the two? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, फ्रैक्शंस हो, रेक्टेंगल दिया हो, वो सब चीजें बात की। पहला चीज तो हमारा क्या होता है, वेरिएबल्स असाइन करो। पूछा गया क्या है, स्पीड ऑफ टू कार्स। तो मैं क्या कर लूंगी, लेट स्पीड ऑफ कार ए, जो ए से स्टार्ट हो रही है उसे कार ए कह दिया, x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। हाईवे में ना डिस्टेंस जो दिया हुआ है ना कार्स में, वो है 100 किलोमीटर का। एक यहां से स्टार्ट कर रही है और एक यहां से, दे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, जब दोनों इस तरह से चल रही है, ऑफ कोर्स इसको ओवरटेक करना है ना एक को, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी ओवरटेक कर पाएगा। दैट्स व्हाई दे आर मीटिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो अब क्या हो रहा है कि कहीं जाकर वो आगे मिल रहे हैं। लेट मी से सी पॉइंट था उनका मीटिंग पॉइंट। फॉर्मूला हमारा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब ए ने सी तक पहुंचा, जो कार ए है सी तक वो पहुंची, तो उसने कितना स्पीड पे ट्रैवल किया है, कितनी स्पीड पे ट्रैवल किया है, ए की स्पीड क्या है, x किलोमीटर। और उसने कहा है कि द कार्स ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 5 आवर्स। ठीक है, तो ए जब सी तक पहुंचा तो उसने कितने घंटे ट्रैवल किया है, तो x के हिसाब से, x की टर्म्स में AC डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो आप बता सकते हो BC डिस्टेंस कितना है, 100 प्लस 5x। नहीं, BC, AC नहीं कह रही, BC कितना है, B से देखो कार स्टार्ट हुई, B से जो कार स्टार्ट हुई उसकी स्पीड क्या थी, 22 किलोमीटर। और B वाली कार भी कितना घंटा ट्रैवल कर रही है, 5। तो BC डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक इक्वेशन बन गई आपकी, क्या हो जाएगा, 100 प्लस 5y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, 100 प्लस 5y इक्वल टू 5x। समझ में आ गया। ये एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसको एज इट इज क्वेश्चन होता है, इसको एज इट इज आपने प्रैक्टिस करना है। इसकी बस नंबर्स डिफरेंट होंगे, अगर आपको एग्जाम्पल में दिखेगा या कहीं और दिखेगा तो एक नंबर्स डिफरेंट आएंगे, बाकी सेम टू सेम सारा ऐसा ही। एक समझ में आ गई इक्वेशन, दे आर ट्रैवलिंग टू वर्क इन द सेम डायरेक्शन। कार ए को उसको पकड़ना है बी को, ठीक है, तो वो किसी पॉइंट सी पर जाकर मिल रहा है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं, वो सी पर चले। लेकिन ए ने सी तक पहुंचने के लिए 5 आवर्स लिए, बी ने भी सी तक पहुंचने के लिए 5 आवर्स लिए। इसने लिए अपनी स्पीड पर, इसने लिए अपनी स्पीड पर। समझ में आ गई बात है, और चले दोनों सेम टाइम पर है। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, 100 प्लस 5y इक्वल टू 5x। अब ऐसे दूसरी इक्वेशन बनानी है इन विच दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, जिसको बोलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो आई हैड दिस क्वेश्चन इन माय क्लास सम टाइम। उसमें किसी बच्चे ने ऐसे मुझे कहा था कि मैम व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तभी उसमें लिखा जाता है, तभी मैंने नोटिस किया, लिखते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शन बट टुवर्ड्स ईच अदर। और वो कहते हैं कि जब ऐसे वो चल रहे हैं ना, डिस्टेंस तो 500 किलोमीटर का ही है, वो 1 घंटे के बाद मिल जाते हैं, मतलब मिलजुल के काम किया है।
कुछ ए चला कुछ बी चला और दोनों किसी पॉइंट पे मिले और 100 किलोमीटर पूरे हो गए, जबकि पहले केस में ए को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करना पड़ रहा था, राइट। तो अब बताओ ए की स्पीड क्या है, ए की स्पीड क्या है x, और कितने घंटे के लिए चला है वो 1, तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया x, b का डिस्टेंस कितना हो गया y, और इन जब दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये दो इक्वेशंस बनती हैं जिन्हें आपको सॉल्व, यहाँ पे आ जाता है x माइनस वाई इज 20, x प्लस वाई इज 100। बस ये इक्वेशंस देखो ऐसी हैं और क्वेश्चन कैसा है। इक्वेशंस बनानी आसान है, इसको रट्टा ही मार लेना अगर नहीं समझ में आता। इसको एक बार याद नहीं होगा, 3-4 बार इसको याद करोगे, आपको बस टेक्निक याद करनी है, ठीक है। तो दोनों की स्पीड आ जाएगी 60 और 40। समझ में आ गई, एक बार इसको ऐसे लिख लेना, इसको घर जाके पूरी रिविजन करनी है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द टेस्ट ऑन मंडे नॉट टुमारो, क्योंकि ये सब स्टेटमेंट्स को 2-3 बार प्रैक्टिस करना। तो आज कल और संडे 3 दिन है, तीनों दिन इन क्वेश्चंस को बार बार लिख कर करना है। समझ में आ गया, हो गया ये सबका। नेक्स्ट करना हो, ठीक है। ऑनलाइन सहज और आर्यन समझ में आ रहा है। यस मैम। दो क्वेश्चन लिखने और ग्राफ वाले क्वेश्चन लिखने हैं, वो भी मैं कर दूंगी क्लास के बाद में, मैं आपको आज ही भेज दूंगी, उसके आंसर साथ में, सभी क्वेश्चंस के आंसर साथ। हाँ मंडे को, ठीक है। अब लिखो, अ ट्रेन कवर a certain distance at a uniform speed, a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 kilometers per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. If the train were slower by 10 kilometers per hour, it would have taken 3 hours more than the schedule. Find distance covered by तो दो में क्या लिखोगे बताओ, किन दो को आप एज्यूम करोगे। डिस्टेंस फिर मल्टीप्लाई करके आ जाए, डिस्टेंस फिक्स है पर पता नहीं ना क्या है, तो आपने अगर स्पीड और टाइम को सपोज कर लिया एक्स एंड वाई, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा। समझ में आ गया। देखो आधा क्वेश्चन यही सॉल्व करने में मतलब समझ में नहीं लगा था कि एक्स और वाई है क्या। तो आपने जो एट्रीब्यूट्स अपने दो रखे हैं, दो क्वालिटीज आपको दी होंगी इस क्वेश्चन में, उनको एक्स एंड वाई हमने वेरिएबल असाइन कर देना है।
तो मैं लिखूंगी लेट द स्पीड, और उसको लिख दोगे x किलोमीटर पर आवर, लेट द टाइम y r। ये जो किलोमीटर पर आवर है ना, ये आ रही है आपका आधा नंबर है। मतलब जब पेपर करके आते हैं हम कहते हैं अच्छा हुआ पेपर, फुल मार्क्स आएंगे, और पेपर जब चेक करते हैं तो आता है 70 मार्क्स, तो याद याद करके नंबर कटे होते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर किलोमीटर पर आवर आवर्स लिखना है। देयरफॉर डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस जो क्या है एक्स वाई किलोमीटर। समझ में आ गया ये? ठीक है, अब स्टेटमेंट्स बनाएंगे क्वेश्चन को पढ़कर। पहली बात तो एक बात देखो कि अगर आपने कहीं भी ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां से अपने स्कूल तक जा रहे हो, लेट हो गए हो, तो क्या करते हैं हम लोग? स्पीड बढ़ा देते हैं। लेकिन डिस्टेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? डिस्टेंस कम वो उतना ही रहेगा। अगर स्पीड बढ़ा दी, स्पीड क्यों बढ़ाई? ताकि टाइम कम लगे। समझ में आ गया? तो हमेशा डिस्टेंस और स्पीड, जब हम स्पीड को छेड़ते हैं तो डिस्टेंस तो हमारा सेम रहता है, टाइम कम हो जाता है फिक्स डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर ट्रेन दो स्टेशन के बीच में चल रही है तो क्या डिस्टेंस चेंज हुआ? डिस्टेंस सेम है, उसने स्पीड को ऊपर नीचे किया है। तो पहले केस में उसने क्या कहा है? 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, x प्लस 10। टाइम पे कितना कम हो गया? 2 घंटे। तो क्या हो जाएगा? y माइनस 2। और इसको मल्टीप्लाई करके जब दोनों एक बढ़ी हुई स्पीड पे कम टाइम से चले तो डिस्टेंस कितना रहा? x पर। डिस्टेंस तो नहीं बढ़ा ना, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। जब आपने स्पीड को, गिवन डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस है स्कूल से घर का, लेकिन चले हम 10 मिनट पहले हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं? उड़ा लो, स्पीड को बढ़ाते हैं सो दैट टू कवर अप टाइम। तो डिस्टेंस तो वही रहा, लेकिन स्पीड का मतलब है कि मैंने 10 किलोमीटर तो बढ़ाया ताकि 2 घंटे कम लगे। जैसे ट्रेन लेट हो जाती हैं, शेड्यूल टाइम से लेट स्टार्ट करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? स्पीड बढ़ा लो so that your time gets to the same level। 10 बजे का रीचिंग टाइम हो, 10 बजे ही पहुंच जाओ। ठीक है, ऐसे सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन में कोई फॉल्ट आ गया तो x माइनस 10, और टाइम कितना हो जाएगा? y प्लस 3। लेकिन इनको मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस तो बनेगा x प्लस। जैसे कि इसका सबसे बड़ा है कि अगर मैं 20 नंबर चाहती हूँ तो मैं ये 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकती हूँ, और 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकती हूँ। बात समझ में आई? A number, a product of 20 can be achieved by 10 into 2, 5 into 4। तो ये 10 और 2, 5, 4 ऐसे दो इसके फैक्टर्स हैं। डिस्टेंस के दो तरह से प्रोडक्ट निकल रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब वही जैसे हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में किया था इक्वेशन, तो ये हमारी एक्स वाई में बन रही है ना, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी एक्स वाई प्लस 10y माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये खत्म। ये देखो बिल्कुल अच्छी सी हमारी इक्वेशन बनकर आ गई, बस मैं 2x पहले लिख लूंगी। ऐसे यहां से इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई माइनस 10y प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू एक्स वाई। ये कैंसिल हो गया, सो आई राइट 3x हियर माइनस 10y माइनस 30। कितना अच्छा इक्वेशन बन जाती है। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। समझ में आ गया? एक इक्वेशन ये सॉल्व हुई, ये वाली ऐसे हुई, और उनको देखकर काम बड़ा ही आसान है, एक कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम है। So I add the two, x minus 50 equal to 0। तो बड़े अच्छे से मेरे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में फोकस कर रहे हैं ऑन द मेथड ऑन फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशंस, उसकी सॉल्विंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया? सॉल्विंग की प्रैक्टिस तो भी मैंने पहले करवाई थी आपको, कि हम इक्वेशंस को समझ सके, हम स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में फॉर्म कर सके, फिर सॉल्व तो पता हम कर ही लेंगे। क्लियर हो गया? तभी मैंने बुक से स्टार्ट नहीं करवाया। ठीक है बच्चे? अब अगर x की वैल्यू 50 आ गई तो y की वैल्यू को क्या को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एट 12 आ रहा, 12 आ रहा, माइनस है ना बच्चे, -100 -1 -20 -120 हो गया तो 12 आ गया ना।
समझ में आ गया सबको? y की वैल्यू 12 आ गई है, ओरली सॉल्व मत करना, वहां पे लिख कर आना है इसको, पुटिंग x। हाँ, सबको वैसे कह रही हूँ मैं, तुम्हें नहीं कि ओरली मत सॉल्व कर लेना, मैं ओरली सॉल्व करती हूँ जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू राइट, है ना, मैं थोड़ा लेजी हो रही हूँ लिखने के लिए, बस इतनी सी बात है। तुम मत वहां हो जाना, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू 12 आ गई, तो हमें क्या निकालना था इसमें? डिस्टेंस, स्पीड नहीं ना टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हमारा एक नंबर है। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस निकालना, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन था डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर। समझ में आ गई बात है? ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, कल ग्राफ पेपर पक्का से ले आना सर।